जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव की बातचीत। सभी लोग जानते हैं कि ऊर्जा का महत्व बहुत खास है किसी के भी जीवन में। पिछले एक साल के डेवलपमेंट देखें, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी के रूप में उभर कर आए, केंद्र सरकार ने इनको एक नई यूटी बनाया। संजू साहब, हम हाल ही में पढ़ रहे थे, कुछ खास रिपोर्ट ऐसी आ रही थी कि कुछ एलओसी के साथ जो गाँव है वहाँ पहली बार पावर पहुंचा है। कुछ और फिगर्स भी हमारे पास हैं, डेटा भी है कि आपने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले इस बारे में जानना चाहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट आपने जहाँ पर बिजली पहले नहीं आती थी उनको कैसे क्रियान्वित किया, क्या है इसके बारे में हमें डिटेल्स हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो हमारे सुदूर एलओसी के साथ बिल्कुल सटे हुए गांव हैं, जो शायद एलओसी से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पे होंगे, उनको अभी तक जो बिजली मिल रही थी वो या तो डीजी सेट से मिल रही थी या फिर सोलर से मिल रही थी। तो एक प्रोजेक्ट क्रियान्वित किया गया, 36 किलोमीटर की लाइन लेके जाई गई और एक रिसीविंग स्टेशन वहां पे बनाया गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि इन गांवों को, जिसमें केरन गांव है, जिसमें मुंडिया गांव है, अब ग्रिड पावर मिलेगी, बिजली की पावर मिलेगी, वही पावर मिलेगी जो हमें और आपको मिलती है। और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि केवल उस गांव में रिसीविंग स्टेशन बनाने से काम नहीं खत्म हुआ, उसकी तार घरों तक भी लेके जाई गई है ताकि वास्तव में लोगों के घर में जो बल्ब है वो ग्रिड पावर से जले। जी हाँ, हम जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के जो गांव हैं वहाँ शेलिंग से, फायर वायलेशन की फायरिंग से और टेरेन की अपनी डिफिकल्टी के कारण कितना मुश्किल होगा वहां तक आपका इस पावर लाइन को खींचना और उसके साथ अब इन घरों में वो रोशनी पहुंचाना। फिगर्स और डेटा की बात करें कंदल साहब, जो हम जानते हैं कि आपके जो पेंडिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे उंज और शपूर कंडी में, वो काफी रिवाइव किए गए हैं। और हम जानते हैं कि उड़ी और किशनगंगा बड़े प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में। तो एक खाका बताएं हमें, पिछले एक साल में किस तरह का डेवलपमेंट पावर सेक्टर में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसके बात करेंगे। देखिए, ऊर्जा सेक्टर की अगर बात करें तो ऊर्जा सेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है जनरेशन, जिससे आप बिजली बनाते हैं। दूसरा होता है ट्रांसमिशन होता है बड़ी ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज पे पावर जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रांसमिट की जाती है। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें और आपको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हमारे घर में जो बिजली आती है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। तो अगर मैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हमारे और आपके घर में अच्छे तरीके से बिजली आए, पूरी बिजली आए, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें 33 केवी के रिसीविंग स्टेशन होते हैं, फीडर्स होते हैं, डीटीज होते हैं, जिनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। जो 2015 में माननीय प्रधानमंत्री ने अनावरण किया एक प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज का, जिसमें पावर के इन तीनों कंपोनेंट्स जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए काफी एलोकेशन की गई, काफी पैसे रखे गए। और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए तकरीबन 3,500-4 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन कुछ यूं हुआ कि 2015 से लेकर 2018 तक या लेट 2018 तक शायद इनमें से अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो चल नहीं पाए। कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग में उलझ के रह गए, कईयों की जो है कॉन्ट्रैक्टिंग मुकम्मल नहीं हो पाई, कईयों में आरओडब्ल्यू इश्यूज आ गए। आरओडब्ल्यू इश्यूज का मतलब जमीन नहीं मिल पाई। मान लो आपने कहीं पे रिसीविंग स्टेशन बनाना है तो लैंड एक्विजिशन पूरी नहीं हो पाई। तो जो भी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज कि इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाए, उठ नहीं पाए। लेकिन अगर हम आज की बात करें और पिछले 1-1.5 साल का हिसाब लें तो डिस्ट्रीब्यूशन के तकरीबन 60% से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट हो गए हैं। और हमारा टारगेट है कि 2021 वर्ष में हम 90% से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर देंगे। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डी बॉटलनेक हो जाएगा। डी बॉटलनेक का मतलब ये है कि बहुत बार ये होता है हमारे पास बिजली है लेकिन हम बिजली घरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि जो कि बिजली ट्रांसमिट करने का माध्यम है वो कमजोर है। इसको यूं समझ लीजिए कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बस है, लेकिन सड़क जो है तंग है, जिस वजह से गाड़ी सड़क पे नहीं चल पा रही। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स में कहें तो हमारे पास बिजली है लेकिन हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कमजोर है। तो हमें उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक ये कमी पूरी हो जाएगी और घरों तक हम बहुत ज्यादा बिजली पहुंचा पाएंगे। और मैं यूं भी बता दूं कि इसमें हम कुछ और भी प्रावधान कर रहे हैं, जैसे आईटी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईटी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं और स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, जिससे हमारी बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे हमारी रिमोटली हम रीडिंग ले पाएंगे। तो टेकन टुगेदर एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। बिजली भी पहुंचा पाएंगे हम लोगों को और बिजली पहुंचाने के साथ साथ हमारी बिलिंग एफिशिएंसी, हमारी बिल लेने की एफिशिएंसी, वो सारी चीजें बढ़ जाएंगी और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इंप्रूव हो जाएगा।
सारे लॉसेस को कम कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। जिनको जो AT&C लॉसेस जिनको कहा जाता है वो लॉसेस कम हो जाएंगे, टेक्निकल लॉसेस भी कम हो जाएंगे और अदरवाइज जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि हर तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। पाकुल डूल जो करीब 1000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और एक कीरू का प्रोजेक्ट है 624 मेगावाट का, क्या ये नए प्रोजेक्ट हैं या इनको आप पुराने प्रोजेक्ट्स हैं और इनको रिवाइव कर रहे हैं? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया कि जनरेशन का क्या मतलब है। जनरेशन का मतलब है कि आप बिजली बनाते हैं, आप बिजली प्रोड्यूस करते हैं और वो बिजली कोयले से बन सकती है, वो बिजली पानी से बन सकती है, वो बिजली सन से बन सकती है, हवा से बन सकती है। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर का बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है और अनफॉर्चुनेटली पिछले 50 सालों में ये पोटेंशियल पूरी तरह टैप नहीं हो पाया था। पूरी तरह जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए थे और पिछले 1.5-2 सालों की उपलब्धि ये रही है कि जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स थे, जो किसी न किसी वजह से अटक रहे थे, कहीं रेड टेपिज्म में उलझे हुए थे, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे, उनको डीबॉटलनेक किया गया, उनकी रुकावटें दूर की गई और उनको फास्ट ट्रैक पे लगाया गया। जैसे आपने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात की, चाहे वो पक्कल डुल प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई दूसरा प्रोजेक्ट हो, इन सब प्रोजेक्ट्स को किसी न किसी तरीके से फास्ट ट्रैक किया गया क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट कार्यान्वित हो उससे पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बैंक से फाइनेंशियल क्लोजर टाई अप करना पड़ता है, टेक्निकल क्लियरेंस लेनी पड़ती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, उसके बाद उसका एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद उसका रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डिपार्टमेंट्स को, तकरीबन सरकार के हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई रोल होता है और सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे होके इन प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से चलाना पड़ता है। और मैं ये कहूंगा कि पिछले 1.5-2 साल की बड़ी उपलब्धि यही है कि डिपार्टमेंट्स ने मिल के इन प्रोजेक्ट्स के प्रति जो है बहुत रुचि दिखाई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट अब फास्ट ट्रैक पे आ गए हैं। और जैसे आपने पकल दुल का नाम लिया, आपने कुछ और प्रोजेक्ट्स का नाम लिया, उनमें अलॉटमेंट्स हो गई है और काम चालू हो गया है। इसी तरह आपने उज और शाहपुर कंडी का नाम लिया, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का ये मतलब होता है कि जहाँ पे बिजली भी बनती है, जहाँ पे इरिगेशन भी होती है, जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, तो ये बेसिकली मल्टीपर्पज यानी कि बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे उज प्रोजेक्ट है, ये पिछले 50-60 सालों से किसी न किसी डिले में उलझा हुआ था, तो अब इस प्रोजेक्ट की रिवाइज्ड DPR अप्रूव हो गई है, इसका वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल गया है और हमें आशा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत तेज चलेगा। इसी तरह जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, इसमें करार था पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, तो ये भी प्रोजेक्ट अटका हुआ था। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि फ्रेश एग्रीमेंट हो गया है पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बीच में और ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है। इससे तकरीबन 60-70 हजार हेक्टेयर एरिया को इरिगेशन मिलेगी और जो सूखा एरिया था उसमें हरियाली आएगी। फास्ट ट्रैक करके प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड फैशन में है, राज्य के अलग अलग विभिन्न अंग जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। साथ ही आपने जैसा भी बताया पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में भी एक करार हुआ है, कोऑर्डिनेशन से आगे बढ़ने की बात है। कंसल साहब, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश किया गया है। जैसा कि डाटा हमारे सामने है उससे ये पता चलता है कि करीब 506 प्रोजेक्ट अभी तक आपने कंप्लीट कर लिए हैं और 963 प्रोजेक्ट जो है ये 2021 तक कंप्लीट करना है। थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखिए, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, ये एक बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। 2018 के मध्य में हमने एक सर्वे करवाया। हमने देखा कि पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में तकरीबन 7,000 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो किसी न किसी वजह से इनकम्प्लीट पड़े थे। कहीं पे कोई लैंड का इशू था, कहीं पे पैसे की कमी थी, किसी न किसी वजह से ये प्रोजेक्ट्स चल नहीं पा रहे थे और मैक्सिमम जो कमी हमें बताई गई उस वक्त वो ये थी कि इनके लिए एडिक्वेट फाइनेंसिंग नहीं है। यूं कहिए कि आपने एक बहुत बड़ा घर बनाने का प्रोग्राम बना लिया है लेकिन आपके पास ना लोन है ना फाइनेंस है, तो इस वजह से आपने कहीं एक कमरा बना दिया, कहीं आपने एक हॉल बना दिया और बाकी सारा जो प्रोजेक्ट है आपका अधूरा रह गया। तो इससे नुकसान क्या था? एक नुकसान तो ये था कि आपके पैसे खर्च हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, लेकिन मनवांछित फल जो है पब्लिक को नहीं मिल पा रहा था। दूसरा ये था कि जो आपने पैसे खर्च कर दिए, जो आपने पार्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, वो वेस्ट हो रहा था। मान लो आपने कोई सड़क बनानी शुरू कर दी, 2 किलोमीटर की सड़क है, 500 मीटर बना के आधी अधूरी छूट दी, 500 मीटर बनाने में पैसा खर्च हो गया, बाकी 1.5 किलोमीटर न बनने की वजह से लोगों को फायदा नहीं आ रहा। तो ऐसे प्रोजेक्ट जो थे हमने देखा 7,000 के करीब प्रोजेक्ट थे और इनकी अनुमानित कीमत जो थी 8-8.5 हजार करोड़ रुपया। तो उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक मुश्त इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीशन के लिए लिया जाए। तो हमने एक नई कंपनी ही बना दी। इस कंपनी का नाम हमने रखा जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
ऑपरेशन। अब कंपनी तो बन गई, अब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आएगा? 8,000 करोड़ रुपया कोई मामूली सम तो होता नहीं है। तो हमने ये किया, हमने कंपनी को ये अधिकार दिया, ये मैंडेट दिया कि वो मार्केट से पैसा उठाए और मार्केट से पैसा उठा के ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करे। तो कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया और ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने शुरू किए। और अगर मैं आपको बताऊं तो साहब, इस कंपनी ने तकरीबन पहले 6 महीने में ही 2,500 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सैंक्शन कर दिए और ये प्रोजेक्ट्स बनने शुरू हो गए। और जैसा आपने कहा कि 500 के करीब प्रोजेक्ट्स जो है कंप्लीट हो गए हैं और अगले साल के अंत तक 963 के करीब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स बने थे अगले 1.5-2 साल में सारे के सारे कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो हमारे सामने है वो है रामबाग फ्लाईओवर, जो श्रीनगर का था। ऐसा डेटा बताता है कि करीब 5 सालों से ये पेंडिंग था, इसको आपने कंप्लीट भी किया है, जनता के इस्तेमाल के लिए इसे ओपन भी कर दिया है। और साथ ही साथ रिंग रोड का भी एक जो डेवलपमेंट है, मेरे ख्याल से ये शायद जम्मू का प्रोजेक्ट है, तो आप इस पे भी काम कर रहे हैं। ये जो रामबाग प्रोजेक्ट है ये 2013 में शुरू हुआ था और 2013 में शुरू हुआ था। ये 4.5-5 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट था जो शहर के बीचों बीच डीकॉन्जेशन के लिए कंसीव किया था। तो कुछ यूं हुआ, 2013 से लेके 2019 तक ये प्रोजेक्ट कहीं धीमी गति से चल रहा था, लेकिन 2019 में फाइनली हमने कोशिश की कि कहीं लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम है, कहीं रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो सारे डिपार्टमेंट्स ने एकजुट प्रयत्न किया और लास्ट ईयर अगस्त में हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इस प्रोजेक्ट बनाने में जो शॉपकीपर्स डिस्प्लेस हुए हैं, जिनको हटाना पड़ा था, उनके लिए बाज़ाफ्ता 40 करोड़ रुपए की लागत से रिहैबिलिटेशन कॉम्प्लेक्सेस बना के दिए गए हैं ताकि किसी की भी रोजी रोटी पे नुकसान ना हो, किसी की रोजी रोटी को तकलीफ ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी बने और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने के साथ साथ लोगों की रोजी रोटी भी बरकरार रहे। देश भर में मेट्रो सारे ही बड़े अर्बन सेंटर्स में देखा जा रहा है कि सभी बड़े अर्बन शहर जो हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो मुंबई का हो, बैंगलोर में हो, भोपाल हो, और दिल्ली मेट्रो का सक्सेस तो सामने है ही। मेरे ख्याल से हमने भी एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर किया है मिस्टर कंसल अबाउट द लाइट ट्रांजिट मेट्रो, शायद जम्मू और कश्मीर दोनों में होगा, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। ये हमने प्लान किया है, तकरीबन 10,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है और भेजी जाएगी फंडिंग के लिए। जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह बनाया जाएगा। ये बहुत हमारा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो हमारे शहरों की शक्ल चेंज करके रख देगा। एक और बड़ा प्रोजेक्ट कंसल साहब वो है झेलम फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट का। वैसे तो जम्मू या श्रीनगर या कश्मीर के इलाकों में फ्लड का उतना प्रॉब्लम नहीं है, हमने एक बड़ी फ्लड कुछ सालों पहले श्रीनगर में देखी थी। ये प्रोजेक्ट शायद एक आपने सेकंड फेज भी इसका कमीशन कर दिया है, ये प्रोसेस में है, इसके बारे में तो विस्तार से बताएं। देखो, मैं इसके बारे में ये बताऊंगा आपको। 2014 में एक बहुत भयंकर फ्लड आया था कश्मीर में भी और जम्मू में भी, और इसकी अपनी अपनी डिवास्टेशन थी। कश्मीर में इसने एक तरह की डिवास्टेशन की, जम्मू में इसने एक दूसरी तरह की डिवास्टेशन की। और अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो कई दिनों तक कई इलाकों में पानी आ गया था और घर डूब गए थे, बहुत सारे घर डैमेज हो गए थे। तो जब ये फ्लड खत्म हुआ तो ये सोचा गया कि आगे ऐसा फ्लड ना आए, इसके लिए क्या किया जाए। पहले मैं कश्मीर की बात बताऊंगा, फिर मैं जम्मू की बात बताऊंगा। तो उस वक्त ये देखा गया कि जो झेलम रिवर है श्रीनगर के और कश्मीर वादी में, और इसका फ्लड स्पिल चैनल है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि ज्यादा पानी इसमें से फ्लो कर पाए और वो फ्लड ना करे। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया जिसको झेलम फ्लड प्रोजेक्ट कहा जाता है और इस प्रोजेक्ट को 2 भागों में देखा गया। इसका जो पहला भाग था तकरीबन 400 करोड़ का था। इसका मैंडेट ये था कि जो जो ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं एनक्रोचमेंट है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको रिमूव किया जाए ताकि तकरीबन 10,000 क्यूसेक से झेलम के इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जाए। और ये प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है और इसके बाद इसका जो सेकेंड फेज है वो शुरू होने वाला है। उसकी सारी क्लियरेंसेज आ गई हैं। जो सेकेंड फेज है उसका पर्पज ये है कि इस इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी 15,000 क्यूसेक और बढ़ा दी जाए ताकि कुल मिला के तकरीबन 25,000 क्यूसेक जो है कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ताकि भगवान ना करे अगर दोबारा जबरदस्त बारिश होती है, दोबारा फ्लड का इम्कान होता है, तो एटलीस्ट झेलम और फ्लड स्पिल चैनल जो है ये वाटर अपने अंदर ले सके।
तो इसी तरह हमने डिसाइड किया कि श्रीनगर में झेलम की और जम्मू में तवी की इनकी रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडी कराई जाए। ये स्टडी कराया जाए कि फ्लड कहाँ से आ सकता है, वीक स्पॉट्स कौन से हैं, कहाँ पे ड्रेजिंग की जरूरत है, कहाँ पे कौन से मेजर्स की जरूरत है, ताकि फ्लड मिटिगेशन जो मेजर्स हैं वो अच्छी तरीके से लिए जा सके। और वो जो रिवर मॉर्फोलॉजी स्टडीज हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया और वो स्टडीज चल रही हैं और उनकी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं और हमें आशा है कि उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम इफेक्टिव स्टेप्स ले पाएंगे ताकि इन फ्यूचर वी डू नॉट हैव टू फेस सच डिवास्टेटिंग फ्लड्स। इंटर यूनियन टेरिटरी कनेक्टिविटी की अगर बात करें कंसल साहब, चाहे वो जम्मू अखनूर के बीच की कनेक्टिविटी हो या जम्मू से श्रीनगर तक की, तो रोड नेटवर्क पे भी आप लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं? मैं आपके सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है और मैं आपको आधा मिनट लूंगा, मैं आपको तीनों मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेल कनेक्टिविटी की बात बताऊंगा। रेल कनेक्टिविटी के बारे में आप जानते हैं, जैसे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला एक बड़ा एम्बिशियस रेल प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक किया गया है और हमें आशा है कि दिसंबर 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और प्रॉपरली दिल्ली से, जम्मू से, कटरा से कश्मीर तक की जो है ट्रेन वो चलने लगेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं चलते चलते कि इसी प्रोजेक्ट का भाग है जो आपने सुना होगा, तकरीबन 360 मीटर ऊंचा जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज अरनास में चनाब रिवर पे बन रहा है। तो जो ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2022 तक हम ना सिर्फ ये सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना पाएंगे, अपितु हम ट्रेन भी कश्मीर तक, श्रीनगर तक और उससे आगे बारामूला तक ला पाएंगे। अब मैं अगर आपको रोड कनेक्टिविटी की बात बताऊं, रोड कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, नेशनल हाईवे 44 जो कि जम्मू से श्रीनगर तक जाता है, तकरीबन 300 किलोमीटर लंबा है। इस हाईवे को पूरी तरह नया बना दिया गया है, 4 लेन किया जा रहा है। इसको 8 भागों में बांटा गया है और इन्हीं भागों में से एक भाग है काजीगुंड और बानिहाल के बीच में एक नई टनल बनाना। आपने जवाहर टनल का नाम सुना होगा। इसके पैरेलल एक नई टनल बनाई जा रही है जो कि 9.25 किलोमीटर लंबी है। इस टनल का 90% काम कंप्लीट हो गया है और ये टनल अगले साल के आखिर तक कंप्लीट हो जाएगी। जब ये टनल कंप्लीट हो जाएगी तो जम्मू और श्रीनगर के बीच की रोड कनेक्टिविटी न सिर्फ बहुत अच्छी हो जाएगी, बल्कि आवागमन का समय जो है ये भी 2-2.5 घंटे कम हो जाने की उम्मीद हमें है और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। केवल एक पैच है जो इनकम्प्लीट रहता है, बिल्कुल लास्ट पैच 20-25 किलोमीटर का है, वो भी वर्क अंडर प्रोग्रेस है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू 4 लेन हाईवे आपको मिल जाएगा। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू और श्रीनगर दोनों एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स करार दिए गए हैं। दे आर केपेबल ऑफ रिसीविंग इंटरनेशनल फ्लाइट और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट आनी शुरू भी हो जाए, ताकि न सिर्फ इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन जो लोग डायरेक्टली जाना चाहें, जैसे कश्मीर के बहुत से बच्चे बांग्लादेश में पढ़ते हैं, तो मलेशिया से और मिडिल ईस्ट कंट्री से बहुत से सैलानी आना चाहते हैं कश्मीर, तो वो डायरेक्टली आ पाए। तो चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयर हो, तीनों तरीके से कनेक्टिविटी हम बहुत अच्छी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद कंसल साहब, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। अभी आप जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल से पत्रकार नीलाभ श्रीवास्तव की बातचीत सुन रहे थे।